Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 154 कौन है असली कल्प्रिट? जैकी के सपने। ईशानी सुहास सिंह की तरफ देख कर बोली, तुम इतने कैपेबल भी नहीं हो कि तुम दर्शित मेहरा पर अटैक करवा सको और बिना सबूत के किसी और को फंसा सको और किसी और से झूठे कन्फेशन करवा सको। ईशानी की बात सुनकर सुहास सिंह डर गया। उसे तो अब और भी डर लग रहा था कि कहीं क्वीन को ऑलरेडी सब पता तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो उसे यहाँ से जिंदा भी जाने देंगे? वहीं ईशानी को इस तरह हंसते हुए देख और उसकी बात सुनकर दर्शित बोला, तुम क्या कहना चाहती हो बच्चा? ये तो खुद ही मान रहा है ना कि इसने ही मुझ पर अटैक करवाया था, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के पीछे किसी और का भी हाथ होगा? दर्शित की बात सुनकर ईशानी बोली, भाई आपको क्या लगता है ये छोटी सी कंपनी का सीईओ इतना इन्फ्लुएंशियल है जो पुलिस को भी खरीद सके और झूठी गवाह भी? उसकी बात सुनकर दर्शित को भी ईशानी की बात में सेंस नजर आ रही थी। ऊपर से सब जानते थे कि वो मेहरा फैमिली से है, तो भला कोई छोटी सी कंपनी का सीईओ उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करके किसी और को फंसा दे, ये तो सच में सोचने वाली बात थी। वहीं दर्शित और क्वीन की क्लोजनेस को देखकर तो सुहास सिंह पहले से ही हैरान था, पर अभी ईशानी की मुंह से दर्शित के लिए भाई सुनकर तो उसकी जान हलक में आ गई थी। मतलब माफिया क्वीन दर्शित मेहरा की बहन है, तब तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। ईशानी ने अपनी खतरनाक आंखों से सुहास सिंह की तरफ घूर कर देखा। उसकी एक नज़र से ही सुहास सिंह डर के मारे कांप गया। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि दर्शित मेहरा आपके भाई है। पर उसके रोने से ईशानी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ईशानी ने एक गार्ड को इशारा किया तो वो गार्ड एक प्लास लाकर सुहास सिंह की उंगली की नाखून को खींचकर निकाल दिया। सुहास सिंह को इतना दर्द हो रहा था कि अगर उसके हाथ बंधे ना होते तो वो खुद ही अपनी जान ले लेता। उसकी उंगली से खून पानी की तरह बह रहा था। वहीं ईशानी अभी भी शांत बैठी थी जैसे ये सब देखना उसकी रोज का काम हो। संग्राम सिंह ने दर्द के मारे चिल्लाते हुए ईशानी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ बेरहमी दिख रही थी और कोई इमोशन नहीं थी उसकी आंखों में इस वक्त। वहीं दर्शित ने ईशानी की तरफ देखा। उसे हैरानी हो रही थी कि ईशानी कितनी शांत थी, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। पर उसे पता था कि ईशानी माफिया क्वीन है तो उसे शायद इन सब से कोई फर्क ना पड़ता हो, पर उसे तो उसकी बेरहमी देखकर शौक लगा था। सुहास सिंह ने जब देखा कि क्वीन अब उसे नहीं छोड़ने वाली, उसने आपने दर्द भरे एवं में बोला, बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। सुहास सिंह दर्शित की तरफ देखकर बोला, मेरी मैनेजमेंट कंपनी पहले टॉप पर थी। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस मेरी ही कंपनी में जुड़ना चाहते थे और बहुत सारे टॉप एक्टर और एक्ट्रेस मेरी कंपनी के अंदर थे। पर जब से दर्शित ने साइनिंग स्टार मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट किया, तब से मेरे सारे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस मेरी मैनेजमेंट कंपनी को छोड़कर इनकी मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन करने लगे। दिन ब दिन मेरी कंपनी की शेयर गिरने लगे। मेरे कंपनी की कुछ टैलेंटेड स्टार मैनेजर मेरी कंपनी को छोड़कर साइनिंग स्टार को ज्वाइन कर लिया। आज ये कंपनी टॉप पर है जहां मेरे कंपनी को होना चाहिए था। उस वक्त से मुझे नफरत थी दर्शित मेहरा और उसकी कंपनी से, इसलिए मैं उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। पर मेरे पास इतने ताकत नहीं था कि मैं दर्शित की कंपनी को बर्बाद कर सकूं, क्योंकि वो मेहरा फैमिली से था और मेहरा फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है। पर फिर कुछ दिन पहले मुझे एक मिस्टीरियस इंसान मिला। उसने मुझे उसका साथ देने को बोला। उसने कहा था कि दर्शित मेहरा को रास्ते से हटाना है, क्योंकि मेहरा फैमिली में एक वही है जो उसके रास्ते में आ रहा है और उसके प्लान को बर्बाद कर सकता है। उसने ही मुझे उन लोगों को हायर करने को बोला। उसने तो उन्हें 10 करोड़ रुपए भी दिए थे और उस झूठे कन्फेशन के लिए भी उसने 4 करोड़ रुपए दिए थे। इसलिए वो गैंग मेंबर भी जेल जाने के लिए मान गया। उसने बोला था कि जो भी होगा वो सब कुछ संभाल लेगा और मैं भी उसकी बात मान गया, क्योंकि अगर एक बार दर्शित मेहरा की मौत हो जाती तो उसका कंपनी भी बर्बाद हो जाता। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सर्द हो गई, उसकी आंखों में खून उतर आया। पिछले जन्म में दर्शित की साइनिंग स्टार मैनेजमेंट कंपनी लगभग बर्बाद होने वाला था, क्योंकि आपने हाथ खराब होने की वजह से और सॉन्ग ना गा पाने की वजह से दर्शित बहुत डिप्रेशन में चला गया था, जिसका फायदा उसके राइवल कंपनी ने उठाया था।
और कुछ एक्टर एक्ट्रेस ने भी कंपनी छोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर दर्शित कंफ्यूज हो गया, वो किसके रास्ते में आ रहा है और किसके प्लान और किस प्लान को वो बर्बाद कर रहा है। ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो सुहास सिंह को देखते हुए आपने कोल्ड टोन में बोली, कौन है वो इंसान और ये कौन सी प्लान है जो भाई बर्बाद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सुहास सिंह डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था। वो जब भी मुझसे मिलता था उसके चेहरे पर एक मास्क होती थी। उसके बातों से ऐसा लगता था जैसे वो मेहरा फैमिली से नफरत करता हो। ईशानी को देखकर इस वक्त सुहास सिंह अंदर तक डर रहा था, क्योंकि ईशानी की आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। ईशानी की आंखें इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रही हो। वो डरते हुए बोला, वो इंसान बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो वो पता नहीं क्या करेगा। उसकी बात सुनकर ईशानी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि ऐसा कौन हो सकता है जिसे मेहरा फैमिली से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो पिछले जन्म की बातों को याद करने लगी, पर उसे ऐसा कुछ खास याद नहीं आया। बस इतना याद आ रहा था कि दर्शित भाई के ऊपर अटैक के बाद दर्शित ज़्यादातर बाहर रहने लगे थे। इस बीच प्रिया और भी सबकी चहेती लाडली बन गई थी। वहीं दादी माँ भी बीमार रहने लगी थी। दादाजी और दादी माँ ज़्यादातर रूम में ही रहते थे। डॉक्टर ने बताया था कि दादी माँ की ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। मेहरा फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज प्रिया के नाम पर कर दिया गया था, और जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन प्रिया की एंगेजमेंट थी। उस दिन तो कंपनी की आधे से ज़्यादा शेयर्स प्रिया के नाम पर हो गए थे, और ये बात प्रिया ने खुद ईशानी को बताया था। क्या ऐसा कुछ है जो उसकी नज़र में नहीं आया है, कुछ ऐसे राज जो उसे पता ही नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दर्शित के बुलाने से वो अपने सेंस में वापस आए। क्या हुआ बच्चा, तुम किस बारे में सोच रही हो? दर्शित ने ईशानी की बाल को सहलाने हुए पूछा। तो ईशानी खुद को नॉर्मल करते हुए ना में अपनी सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं भाई, चलिए चलते हैं। मुझे नहीं लगता है ये हमें और ज़्यादा कुछ भी बता पाएगा। उसकी बात सुनकर दर्शित ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। ईशानी ने गार्ड को कुछ इशारा किया और दर्शित के साथ बाहर चली गई। वहीं सुहास सिंह पीछे से चिल्लाता रह गया। उसे पता था अब वो नहीं बचने वाला। एक गार्ड आगे आकर उसे मारने लगा। वैसे भी वो सब जानते थे कि उनकी बॉस कभी सुहास सिंह को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। अगर दर्शित सर ना होते तो शायद उनकी बॉस इस सुहास सिंह को अपने हाथों से ही बेरहमी से मार डालते। वहीं दर्शित और ईशानी बाहर चले गए। बाहर नंदिनी इस वक्त लक्की और पिंकी के साथ खेल रही थी। वहीं लक्की और पिंकी कभी नंदिनी को गुस्से से घूरते तो कभी उस तरफ देखते जिस रूम में ईशानी गई थी। वहीं जैसे ही दोनों ने ईशानी को देखा दोनों उसके पास चले गए। दर्शित को अब भी इन ब्लैक पैंथर से थोड़ा डर लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मेरी बहन माफिया क्वीन है तो उसे तो ऐसे ही जानवर पसंद आएंगे ना। क्या मुझे भी उसके लिए कुछ टाइगर या फिर ऐसा कोई वाइल्ड जानवर लाकर गिफ्ट देना चाहिए? इससे बच्चा जरूर खुश हो जाएगी। फिर उसने अपना सिर झटक दिया। आजकल पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगा है। अगर वो अपनी बहन को ऐसे गिफ्ट देगा सब उस पर ही हंसेंगे। वहीं जैकी जल्दी से ईशानी के पास आकर बोला, बॉस मुझे तो लगता है वो जो कोई भी है आपकी फैमिली के बारे में उसे सब कुछ पता है। उसकी बातों पर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया और नकुल की तरफ देखकर बोली, फाइंड आउट कि वो कौन है जिसे मेहरा फैमिली के बारे में सारी जानकारी है, और उसकी मकसद क्या है, और उसकी ऐसी कौन सी प्लान है जिसके बीच में दर्शित भाई आ रहे थे। ईशानी की बात सुनकर नकुल हाँ में अपना सिर हिलाकर बोला, जी बॉस, मैं हमारे सीक्रेट गार्ड्स को इस काम पर लगा दूंगा। वैसे मेम हमें एक क्लू मिला है जिससे हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जो इन सब के पीछे है। बस हमें ये जानना है कि वो निशान किस ऑर्गेनाइजेशन के है। नकुल की बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी जैकी चिल्लाते हुए बोला, बॉस ये देखिए आपके लिए एक ऑफर आया है। उसे ऐसे चिल्लाते देख ईशानी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। अपनी बॉस को खुद को ऐसे घूरता हुआ देखकर जैकी शक-पका गया और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर दांत दिखाते हुए ग्रिन धीरे से बोला, बॉस आपके लिए ऑफर आया है। ईशानी ने उसकी नौटंकी देखकर अपना सिर ना में हिला दिया। वहीं नंदिनी आगे आकर जैकी के सिर पर टपली मारकर बोली,
इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। गलती करके ईशानी के सामने मासूम बन जाना तुम्हारे आदत में शामिल हो चुकी है। उसकी बात सुनकर जैकी ने गुस्से में घूरकर उसे देखा। ईशानी मेल देखकर बोली, मना कर दो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर जैकी बोला, पर बॉस ये लोग हमें 20 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। और ये काम भी तो थोड़े से टाइम में हो जाएगा, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता, वरना मैं खुद ही कर देता। वैसे बॉस, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो ये पैसा मैं रख लूँगा। ग्रिन कॉलेज जाने के लिए एक बढ़िया से कार ले लूँगा, जिसे देखकर लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हो जाएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय ग्रिन। जैकी की बात सुनकर नंदिनी हैरानी से उसे देखने लगी। दर्शित भी जैकी की बात सुनकर हैरान था। सच में ये लड़का सपने देखने में माहिर है। वहीं ईशानी ने जैकी को घूर कर देखा, फिर अपने फ़ोन में देखने लगी। वहीं नंदिनी जैकी को फिर से मारते हुए बोली, अरे वो सपने के सौदागर, आपने इस सपने से बाहर आओ। उसकी आवाज़ से जैकी, जो अपनी नई गाड़ी की सपने देखने लगा था, वो अपने सपने से बाहर आया। और जब उसने ईशानी की तरफ देखा जो चुप थी, वो फिर बोला, बॉस मैं तो ये कह रहा था कि उस कार हम दोनों कॉलेज जाएंगे। नंदिनी ने तो अब अपना सिर ही पीट लिया। ये बेवकूफ़ पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। वो जैकी को घूरते हुए बोली, तुम्हारी ईशानी बॉस के पास पैसों की कमी है क्या, जो वो कार नहीं ला सकती? उसकी बात सुनकर जैकी उसकी तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोला, तुमसे क्या, मैं अपनी बॉस को बोल रहा था। ऐसे भी पैसे है तो क्या हुआ, अगर कुछ मिनट में 20-20 करोड़ कमा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम? ये पैसा बॉस आपने रिसर्च में लगा सकते हैं ना। उसकी बार बार कह पर ईशानी इरिटेट होकर बोली, ठीक है, उन्हें बोल दो कि कल काम हो जाएगा। ईशानी की हाँ सुनकर जैकी खुश हो गया। फिर वो घमंड के साथ नकुल और नंदिनी को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो, देखा मैं अपने बॉस के प्रॉफिट के लिए कितना सोचता हूँ। वो नंदिनी और नकुल के पास जाकर धीरे से बोला, मैं कितनी सोच समझ कर सब कुछ बोलता हूँ जिससे बॉस को फायदा हो। इसलिए देखा बॉस मेरे बात मान गए। उसकी बात सुनकर नंदिनी और नकुल ने उसे ऐसा देखा जैसे वो दोनों किसी पागल को देख रहे हो। नकुल उसे गुस्से में बोला, अबे गद्दे, बॉस तेरी बकर बकर होने की वजह से और जिद की वजह से इरिटेट होकर मान गए, ताकि तू अपना ये मुंह बंद कर दे। इतना कहकर नकुल वहां से गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देने चला गया। वहीं नकुल की बात सुनकर जैकी का मुंह काला पड़ गया था। नकुल भाई, कहना क्या चाहते हैं कि मैं इरिटेटिंग हूँ? वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। वहीं उसे खुद में ही बड़बड़ाता देख नंदिनी ने अपना सिर पीट लिया। चैप्टर 155 हैकर शैडो। दर्शित की हैरानी, जोजो की गुस्सा। नंदिनी ने तो जैकी को खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखकर अपना सिर ही पीट लिया। वहीं जैकी अपनी बॉस की तरफ देखते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ओके जेस्चर, पर बॉस मैं तो भूल ही गया कि इसमें खतरा भी है, क्योंकि बहुत सारे गैंग्स आपको ढूंढ रहे हैं और आपके लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपसे अपना काम करा सके। और इसमें कुछ इंटरनेशनल माफिया भी है और कुछ डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बस आपकी आईडी पर नज़र गड़ाए बैठे हैं ताकि वो आपको ट्रैक कर सके। वहीं दर्शित को समझ नहीं आ रहा था कि जैकी किस ऑफर के बारे में बात कर रहा है। उसे पहले लग रहा था कि कोई बिजनेस से रिलेटेड बात होगी, पर इस काम से उसकी बहन पर खतरे है। ये बात सुनकर वो थोड़ा डर गया और जैकी को देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो कि इस काम से ईशानी को खतरा है? कैसा काम है ये? और जब तुम्हें पता था कि इस काम से ईशानी को खतरा है तो फिर तुम उसे ये काम करने को कैसे बोल सकते हो? दर्शित की बात सुनकर जैकी ने अपना सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे दर्शित के सामने ये सब बोलकर पहले से ही गलती कर दी थी और अब तो उसने और भी ज़्यादा गड़बड़ी कर दिया। तभी ईशानी बोली, रिलैक्स भाई, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मुझे कोई खतरा है। इतना कहकर वो उठी और ऊपर की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे नंदिनी भी चली गई। तो जैकी को भी इस बात से निकलने का और यहाँ से खिसकने का एक बहाना मिल गया। वो दर्शित को देखकर हंसते हुए बोला, ग्रिन, बॉस ने सही कहा कि खतरा नहीं है उन्हें। मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, आप मेरे बातों को दिल पर मत लीजिए। उसकी बात सुनकर दर्शित की आंखें छोटी हो गई। जैकी जैसे ही वहां से जाने वाला था, दर्शित ने उसे पीछे से कलर से पकड़ लिया और थोड़े गुस्से से बोला,
बताओ क्या बात है, ऐसी कौन सी काम है और कौन सा ऑफर आया है जिससे ईशानी को खतरा है, और कौन है जो उसे ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं, मुझे अभी जवाब दो। जैकी तो अब फंस चुका था क्योंकि ईशानी और नंदिनी भी ऊपर लैब की तरफ चले गए थे और वो दर्शित को सच भी नहीं बता सकता था। इसलिए नाटक कर हुए बोला, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। दर्शित को समझ आ गया था कि जैकी ऐसे ही नहीं बोलने वाला है, इसलिए उसने जैकी को छोड़ दिया और बोला, ठीक है, तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। ऐसे भी तुम काफ़ी सालों से ईशानी के साथ हो और उसके इतने क्लोज हो, वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानती है, इसलिए तुम्हें तो सब कुछ पता होगा कि वो कहाँ सेफ है और कहाँ नहीं। दर्शित की बात सुनकर जैकी खुश हो गया। जब भी कोई कहता था कि ईशानी उसे अपना छोटा भाई मानती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। वो खुशी से बोला, बिल्कुल, मैं तो बॉस के साथ बहुत सालों से हूँ, मुझे उनके बारे में सब पता है। बात करते हुए दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगे। दर्शित जैकी को अपने बातों में उलझा रहा था, जिसकी भनक भी जैकी को नहीं था। वो तो दर्शित के सभी बातों का जवाब खुशी खुशी दिए जा रहा था। तभी दर्शित ने पूछा, वैसे अभी तुम किस ऑफर के बारे में बात कर रहे थे? वहीं जैकी भी फ्लो में बोल गया, अरे वो आपको नहीं पता, मेरी बॉस दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है, हैकर शैडो के बारे में सुना है? वो मेरे बॉस ही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हो, सब मेरे बॉस के साथ काम करना चाहते हैं। और इनमें से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ डेंजरस गैंग है जो बॉस के पीछे पड़े हैं ताकि बॉस उनके लिए काम करे और उनका इलीगल बिजनेस और भी बढ़ जाए। क्योंकि अगर बॉस चाहे तो किसी भी देश की सिक्योरिटी और मिलिट्री सर्वर को हैक कर सकते हैं और कुछ पल में उनकी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर सकते हैं। आज तक कोई भी बॉस के हैकिंग स्किल का मुकाबला नहीं कर पाया है। हैकिंग की दुनिया सभी हैकर्स बॉस को लीजेंड गॉड मन है। कुछ लोग तो उनसे हैकिंग की सिर्फ कुछ स्किल सीखने के लिए ही करोड़ों रुपए देने को तैयार है। इसलिए सभी कंट्री की गवर्नमेंट बॉस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश की गवर्नमेंट भी बॉस को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें अपने सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टीम में शामिल कर ले, पर आज तक कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। टीयर्स ऑफ जॉय और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन और गैंग भी इसलिए ही बॉस के पीछे पड़े हैं ताकि बॉस उनके तरफ आ जाए और वो इस इलीगल दुनिया पर राज करे। पर अभी तक किसी के पास इतनी औकात नहीं है और ना ही पावर है जो वो बॉस तक पहुंच सके, और ना ही अभी तक वो ये पता कर पाए कि बॉस लड़का है या लड़की। पर अभी कुछ दिनों से बहुत सारे डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव हो गए हैं जो बॉस के आईडी को ट्रैक कर रहे हैं। इतना कहकर वो चुप हो गया, पर उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसने सारी बातें दर्शित के सामने उगल दिया है। वो तो अपने मस्ती में लिफ्ट में चला गया। वहीं दर्शित तो हैरान हो गया था। आज उसे 2 बार शक लगा था। पहले तो उसे ईशानी की माफिया क्वीन वाली आइडेंटिटी के बारे में पता चला, जिस वजह से वो शॉक में था, और अभी तक वो उस शॉक से बाहर भी नहीं आया था कि जैकी से ईशानी की एक और आइडेंटिटी जानकर वो और भी शॉक में चल गया था। और ऐसा नहीं था कि ये आइडेंटिटी कोई नॉर्मल आइडेंटिटी हो, एक आइडेंटिटी माफिया क्वीन की जो पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में रखता था, जिसकी क्रूएलिटी के बारे में बिजनेस वर्ल्ड को भी पता था और आम इंसान को भी। वहीं उसकी एक और शैडो जिसे हैकिंग की दुनिया में लीजेंड कहा जाता था, जिसे पकड़ने के लिए 2 साल पहले गवर्नमेंट ने उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया था ताकि शैडो उनके साथ आ जाए, पर 1 घंटे के अंदर उस लिस्ट से शैडो का नाम हटा दिया गया था। क्योंकि सबको पता था शैडो उन्हें नहीं मिलने वाला, पर सबको पता था कि अगर उसे ज़्यादा परेशान किया गया तो शैडो इस देश की सिक्योरिटी को 1 सेकंड में हैक करके डेटा चुरा लेगा। और उस वक्त ये टॉपिक बहुत चर्चे में था और हर कोई हैकर शैडो के बारे में जानता था। दर्शित यही सब सोचते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। उसके मन में बस यही चल रहा था कि मतलब जिसे पता नहीं कितनी देश की गवर्नमेंट और इलीगल ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है। और कितनी आइडेंटिटी है उसकी बहन की, और हर फील्ड में उसने मास्टर कैसे किया, कितनी मेहनत से उसने ये सब हासिल किया होगा। यही सब सोचते हुए वो दोनों ऊपर पहुंच गए। ऊपर की फ्लो पर भी वैसे ही रोबोटिक आवाज आ रही थी। तभी दर्शित के कान में आवाज पड़ी, वेलकम मिस्टर दर्शित। ये आवाज सुनकर दर्शित हैरान हो गया।
वहीं उसे हैरान देखकर जैकी हंसते हुए बोला, अरे आप हैरान मत होइए। जब कोई पहली बार यहाँ आता है तब मैन गए में उसकी आई स्कैन हो जाता है, और उसके बाद जब भी आप आएंगे तो ये आपको ऐसे ही वेलकम बोलेंगे, ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी बात सुनकर दर्शित ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया था कि ये सब हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जब वो अंदर आ रहा था तब गेट के सामने लगी मशीन ने जरूर उसकी आई को स्कैन कर लिया होगा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था हैरान होते जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी उसने आज पहली बार देख था। और अगर ये छोटे छोटे रॉबर जो इतने स्मार्ट है जो यहाँ क्लीन कर रहे हैं और सामान ले जा रहे हैं, वो अगर मार्केट में आ जाए तो अभी के अभी इंटरनेट पर तहलका मच जाता। ये तो एक पूरा मशीनरी से बना एक दुनिया लग रही थी। बाहर से देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये घर अंदर से ऐसा होगा। थोड़ी देर में दोनों लैब में पहुंच गए, जहां कुछ साइंटिस्ट और कुछ टीम मेंबर मौजूद थे और ईशानी की इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन रहे थे। वहीं दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट मिस्टर थॉमस को वहां देखकर दर्शित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो ये देखकर हैरा था कि कैसे मिस्टर थॉमस ईशानी की बातों को किसी स्टूडेंट की तरह सुन रहे हैं। दर्शित को ईशानी की कोई भी बातें समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो इतना तो समझ चुका था कि ये सब जाने माने डॉक्टर और साइंटिस्ट ईशानी के लिए काम करते हैं। दर्शित जैकी को देखकर पूछा, क्या ये सब और मिस्टर थॉमस ईशानी के लिए काम करते हैं? उसकी सवाल सुनकर जैकी बड़े प्राउड के साथ बोला, और नहीं तो क्या, मेरे बॉस दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, उनके साथ तो हर कोई काम करना चाहता है। दर्शित ने हाँ में सिर हिला दिया। ये तो ओबियस था, उसकी बहन दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर ईश थी, तो ये तो उसके लिए नॉर्मल बात होगी, इसलिए उसने जायद कुछ ना पूछना सही समझा। दोनों जाकर हॉल रूम में नंदिनी के पास बैठ गए, जहां नंदिनी बैठकर काफी पी रही थी। तभी एक रॉबर्ट अपने हाथ में ट्रे लाकर दर्शित के सामने रख दिया। दर्शित हैरान हो गया, ये रॉबर्ट को आम इंसान की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मेहमान आने पर घर वाले खातिरदारी करते हैं, ठीक वैसे ही फील हो रहा था इस वक्त दर्शित को, टीयर्स ऑफ जॉय। नंदिनी बोली, अरे दर्शित भाई आप काफ़ी लीजिए, ईशानी को थोड़ी देर लगेगी, तब तक आप कुछ स्नैक्स ले लीजिए। उसकी बात सुनकर दर्शित ने हाँ में सिर हिला दिया और काफ़ी पीने लगा। वहीं जैकी तो सब ऑर्डर देकर खाने लगा था। थोड़ी देर बाद ईशानी की काम खत्म हो गया तो वो चारों नीचे चले गए। दर्शित तो अभी भी हैरान था, उसे ईशानी से पूछना था कि उसने इतनी कम सालों में ये सब कैसे अचीव कर लिया, पर ये जगह उसे पूछने के लिए ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर में चारों बाहर बने रूम में पहुंच गए। वहां का नज़ारा देखकर दर्शित और भी हैरा हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जानवर थे, लेपर्ड, टाइगर, चीता। ईशानी को देखकर वो सब ईशानी के पेट चिल्लाने लगे। ईशानी ने सबको सहलाया, फिर एक और साइड चली गई। वहां एक टाइगर था, उसके पास 3 छोटे बच्चे थे। वो टाइगर ईशानी को देखकर उसकी चारों ओर घूमने लगा। जैकी दर्शित के कान में बोला, यही जो है बॉस के आसपास ही रहती है। दर्शित तो हैरानी से सब कुछ देख रहा था, ये जानवर सब ईशानी के पेट है। वहीं जोजो की नज़र जैसे जैकी पर पड़ी, वो गुस्से से उसे घूरने लगा और ईशानी की कोट को खींचकर जैकी की तरफ दिखाने लगा। वहीं ईशानी समझ गई कि जोजो क्या कहना चाहती है। वहीं नंदिनी को भी हंसी आ गई। वो जैकी की तरफ देखकर बोली, देख जोजो को भी याद है तूने क्या किया था और कैसे तू उसके बच्चों को गर्म पानी में नहलाने वाला था, इसलिए वो ईशानी को तुझे पनिश करने को बोल रही है। उसकी बात सुनकर जोजो भी हाँ में सिर हिलाने लगी। उसे ऐसा करता देख जैकी गुस्से से बोला, तू मुझे मेरी बॉस से पनिश करवाना चाहती है, देखना एक दिन मैं तुझे जू में छोड़ दूंगा। वो तो मुझे पता नहीं था कि कितनी गर्म पानी लानी है, इसलिए गलती से मैं ज़्यादा गर्म पानी ले आया था। उसकी बात सुनकर जोजो उसे और भी गुस्से से घूरने लगी और जोर से गुर्राने लगी और आपने पंजे दिखाने लगी, जैसे कहना चाहती हो इस पंजे से तुम्हें मार दूंगी। वहीं दर्शित को ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। थोड़ी देर जोजो और उसके बच्चों के साथ रहने के बाद सब वहां से चले गए। चैप्टर 156, ईशानी के लिए दर्शित की प्यार और केयर। दर्शित ईशानी के साथ चलते हुए बोला, बच्चा तुमने इतने सारे वाइल्ड जानवर क्यों पाल रखे हैं? उसकी बात सुनकर जैकी हंसते हुए बोला, क्योंकि वो सब बॉस को बहुत पसंद है, बॉस को तो सब बहुत प्यार करते हैं,
और बॉस के दुश्मनों को भी जिंदा। उसने इतना ही कहा था कि नंदिनी ने उसके सिर पर मारा। तो जैकी की बात बीच में रुक गई। उसने पीछे मुड़कर गुस्से से नंदिनी को देखा तो नंदिनी उसे गुस्से से घूर रही थी। नंदिनी की इशारे से वो सकपका गया और अपनी नजरें घुमा लिया। वो समझ गया कि इस वक्त वो फिर से दर्शित के सामने सब कुछ कहने वाला था। अगर दर्शित को पता चल जाता कि ये लक्की, पिंकी और ये बाकी के उसके बॉस की जो पैच उन्होंने कितने ही बॉस के दुश्मनों को खा लिया है तो शायद वो बेहोश हो जाएंगे। दर्शित पीछे मुड़कर जैकी को देखकर कंफ्यूज होकर बोला, क्या बोल रहे थे तुम, रुक क्यों गए? जैकी ने अपने बॉस को देखा जो उसे ही अपनी आंखें छोटी करके घूर रही थी। ये देखकर वो हड़बड़ा कर बोला, मैं यही कह रहा था कि वो सब बॉस से बहुत प्यार करते हैं और वो सब यहाँ तब से है जब से वो छोटे थे और बॉस को ऐसे ही पैच पसंद है। जैकी की बात सुनकर दर्शित ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर से ईशानी के साथ साथ आगे चलने लगा। वहीं उनके आगे जाते ही जैकी गहरी सांस लेकर बोला, चलो बच गया मैं तो। तभी नंदिनी उसे घूरते हुए बोली, अगर तुम्हारे मुंह से गलती से भी कुछ निकलता तो ईशानी तुम्हें पनिशमेंट देकर जरूर युगांडा भेज देती, फिर वहां पर ही अपना ये 6 इंच की जीभ चलाते रहते बकर बकर करने के लिए। उसकी बात सुनकर जैकी का मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोली, बॉस मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट कभी नहीं देती, बॉस मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने उसे ऐसे देख जैसे वो किसी जोकर को देख रही हो। फिर वहां से आगे चली गई। वहीं उसे ऐसे जाते देख जैकी बोला, कमाल है, सच सुनकर भाग गई। इतना कहकर वो भी उन सब के पीछे पीछे ही चला गया। दर्शित चलते हुए ईशानी से पूछा, बच्चा ये तो बहुत बड़ी जगह है, तुमने इसे इतना बड़ा घर और लेप कब बनाया था? दर्शित की बात सुनकर ईशानी बोली, 3 साल से ज्यादा हो गया। उसकी बात सुनकर दर्शित कंफ्यूज होकर बोला, 3 साल से ज्यादा हो गया, पर तब तो तुम दिल्ली में थी ना, तो क्या तुम यहाँ आती जाती रहती थी? दर्शित की बात सुनकर ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो दर्शित के दिल में एक टीच सी उठी। उसकी छोटी सी बहन यहाँ आती जाती रहती थी, पर उसने कभी उन 4 सालों में मेहरा मैंशन में कदम तक नहीं रखा। अगर दादाजी की तबीयत खराब नहीं होती और वो उसे जिद करके ना बुलाते तो शायद ईशानी उस घर में वापस कभी नहीं आती। दर्शित प्यार से ईशानी के सिर को सहलाते हुए बोला, तुमने बहुत मेहनत से ये सब कुछ अचीव किया है बच्चा। वैसे तुम्हें मेडिसिन और रिसर्च के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि तुम दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर हो, पर तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? और वो सारे एडवांस रोबोट और सिस्टम तुमने जब बनाया था, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा रोबोट और सिस्टम इस वक्त कोई बना सकता है। अरे ये रोबोट तो शायद इस वक्त कोई साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता, दर्शित ने चलते हुए पूछा। हाँ, अभी ये रोबोट मार्केट में नहीं आया है और मैंने इसे 3 साल पहले बनाया था। मुझे स्कूल टाइम से इन सब टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट था। ईशानी ने कुछ सच तो कुछ झूठ बोल दिया। ऐसे भी वो सब कुछ दर्शित भाई को नहीं बता सकती थी कि उसे पिछले जन्म का भी ज्ञान है। चारों कार के पास आ गए। वहां नकुल के साथ साथ गार्ड्स भी थे। तभी दर्शित ईशानी को देखते हुए बोला, उस सुहास सिंह का क्या करने वाले हो तुम? वहीं उसकी बात सुनकर जैकी धीरे से बड़बड़ाया, उसका क्या करना है? अब तक तो वो मर चुका होगा या फिर लक्की पिंकी की पेट में होगा। ये तो अच्छा हुआ उसका ये बड़बड़ाना दर्शित ने नहीं सुना, वरना वो और भी शौक में चला जाता। ईशानी दर्शित का सवाल सुनकर बोली, उससे इन्फॉर्मेशन निकलने बाद ये सब देख लेंगे क्या करना है। इतना कहकर वो नकुल की तरफ देखकर बोली, उस टैटू के बारे में पता लगाओ, जरूर वो किसी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन का होगा। जी बॉस, मैंने ऑलरेडी हमारे लोगों को काम पर लगा दिया है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो टैटू किस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर के हाथों में है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिल दिया और तीनों कार में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जैकी नकुल को देखकर गुस्से से बोला, आज आपने बॉस के सामने मेरे बारे में बुराई की, देखना बहुत जल्दी मैं आपको बॉस से डांट खिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर नकुल ने इरिटेट होकर उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। नकुल को ऐसे जाते देख जैकी अपनी आंखें छोटी करके बोला, एटीट्यूड, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, देखना एक दिन मैं बॉस से कहकर इन्हें अफ्रीका भेज दूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स हंस रहे थे
उन्हें जैकी की बातें बड़े मज़ेदार लगती थी। जब भी जैकी आता था उन्हें बहुत हंसा कर ही जा था। एक गार्ड आगे आकर बोला, जैकी सर, आप तो बॉस के फेवरेट हो, वो जरूर आपके ही बात सुनेंगे। उस गार्ड की बात सुनकर जैकी खुश हो गया और खुशी से बोला, है ना, मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि मैं ही बॉस का छोटा भाई उनकी फेवरेट हूँ। तुम सबको भी ये दिखता है पर नकुल भाई को ये सब नहीं दिखता। इतना कहकर जैकी वहां से अंदर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद सारे गॉड्स फिर से हंसने लगे। वहीं ईशानी, दर्शित और नंदिनी मेहरा मैंशन में पहुंच गए थे। वहीं सब सोफे पर बैठे थे क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। उन तीनों को देखकर दादाजी ने पूछा, बच्चों तुम सब कहाँ गए थे? उनकी बात सुनकर नंदिनी बोली, अरे दादाजी हम तो ऐसे ही घूमने गए थे। मैं कितनी दिनों से घूमने नहीं गई थी और आपकी ये पोती तो हमेशा अपने काम में डूबी रहती है। इसलिए मैंने जिद किया था कि आज हम बाहर जाते, इसलिए हम दोनों ने दर्शित भाई को भी अपने साथ ले लिया था। ईशानी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दर्शित भी समझ गया कि अभी ईशानी नहीं चाहती है कि किसी को भी सुहास सिंह के बारे में पता चले, इसलिए वो भी चुप रहा। उनकी बात सुनकर सब रिलैक्स हो गए, वरना दर्शित के जाने के बाद वो सब थोड़े टेंशन में थे कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। वहीं दादी माँ दर्शित, ईशानी और नंदिनी की तरफ देखकर बोली, ये सभी बातें बाद में, तुम तीनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। वहीं दर्शित और नंदिनी ने वहां स्नैक्स खाया था इसलिए उन्हें ज़्यादा भूख नहीं थी, फिर भी वो लोग ऊपर फ्रेश होने के लिए चले गए। वहीं समीर, रिहान और अयान को इस वक्त दर्शित से थोड़ा जलन हो रहा था। वो तीनों यही सोच रहे थे कि काश दर्शित के साथ वो भी होते, ईशानी उन्हें भी बुलाती तो वो सब भी उसके साथ घूमने जाते। अब उन्हें एहसास हो रहा था जब वो लोग ईशानी के सामने ही प्रिया पर प्यार जताते थे और प्रिया के साथ ही घूमने जाए करते थे तब ईशानी को कितना बुरा लगता होगा। दर्शित तो फिर भी उनका खुद का भाई है, फिर भी उन्हें ईशानी और दर्शित की क्लोजनेस और भाई बहन वाला प्यार देखकर जलन हो रही है। पर प्रिया तो उनकी खुद की बहन नहीं थी, तो ईशानी को उस वक्त प्रिया को उनके साथ देखकर कैसा लगता होगा, ये सब बातें तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अगर इन सब बात की वजह से ईशानी जलन और गुस्से से प्रिया को हार्म भी करती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, जलन में कितने लोग ऐसा करते हैं। पर ईशानी ने तो कभी भी प्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा प्रिया और उसकी दोस्त ही थे जो हमेशा ईशानी को परेशान किया करते थे। इस बात के बारे में सोचकर तो अब रिहान और अयान को अपने समीर भाई का फैसला सही लग रहा था। प्रिया को इसी सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं तो वो आगे और भी बिगड़ जाती, और क्या पता वो आगे ईशानी के बारे में और भी झूठ बोलती। ऐसे तो वो सब जानते थे कि अब प्रिया की झूठ या सच बोलने से ईशानी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, फिर भी प्रिया को सजा मिलनी जरूरी था। थोड़ी देर में दर्शित, ईशानी और नंदिनी भी नीचे आ गए तो सब डिनर करने के लिए चले गए। वहीं दर्शित इस बार भी ईशानी के लिए खाना सर्व कर रहा था, क्योंकि ईशा की हाथ ठीक नहीं हुई थी, ईशानी को तो दर्द नहीं हो रहा था। पर दर्शित की जिद थी कि वो अपने हाथों से ही ईशानी को खाना खिलाएगा। दर्शित भूल गया था कि कुछ घंटे पहले ईशानी की माफिया क्वीन वाली आइडेंटिटी उसके सामने आई थी। उसके हिसाब से तो ईशानी सिर्फ उसकी बहनें, चाहे उसकी आइडेंटिटी कुछ भी क्यों ना, चाहे वो माफिया क्वीन हो या दुनिया की सबसे बड़ी हैकर पर थी, तो वो उसकी छोटी बहन ही, जिसे वो प्यार करना चाहता था, वो अपनापन, प्यार और केयर देना चाहता था जो वो डिजर्व करती थी, जो प्यार ईशानी को देने के लिए और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए वो 4 सालों से ईशानी को ढूंढ रहा था और उसकी आने का इंतज़ार कर रहा था। वहीं बाकी सब भी अपना अपना डिनर कर रहे थे। सुकेत जी, आरती जी और तीनों भाई बीच बीच में दर्शित और ईशानी को देख रहे थे। दर्शित के साथ ईशानी की बॉन्डिंग को देखकर उन्हें खुशी भी था और थोड़ा दर्द भी कि ईशानी ने सिर्फ दर्शित को माफ़ किया, उन सब में से किसी को भी ईशानी ने माफ़ नहीं किया। थोड़ी देर में डिनर करके सब अपने अपने रूम में चले गए। ऐसे भी कल एंगेजमेंट थी तो कल सुबह उन्हें जल्दी उठना था। वहीं दूसरी तरफ एक हॉल में एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। वो आदमी गुस्से से बोला, तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता। वो संग्राम मित्तल जेल से बाहर कैसे आ गया? गवाह होने के बाद भी वो जेल से बाहर कैसे आ सकता है? उस आदमी की इतने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो सारे गार्ड्स डर गए।
तभी एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आया और उस आदमी के सामने खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाकर थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस वो सुहास सिंह का कोई पता नहीं चल रहा है। हमारे आदमियों ने उसे सब जगह ढूंढ लिया है पर वो कहीं पर भी नहीं है। वो तो सुबह से ना अपनी कंपनी गया है ना अपने घर गया है। उसकी बात सुनकर सामने बैठा आदमी गुस्से से फ्लावर बाज बोला, क्या मतलब है कि ढूंढ नहीं पा रहे हैं? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, उसे कुछ भी करके ढूंढो, वो हमारा एक मोहरा है। और अगर किसी को पता चल गया कि इन सब के पीछे सुहा सिंह था, तो ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे वो हमारे तक भी पहुंच जाए। पता लगाओ कहाँ है वो और निकालो उसे, वो जहां भी है वहां से। मुझे वो सह सिंह चाहिए। अगर उसे मरना है तो वो मेरे हाथों मरेगा, पर अगर उसने हमारे बारे में कुछ भी नोटिस किया होगा और दुश्मनों को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उस आदमी की बात सुनकर वो सामने खड़ा इंसान डरते हुए बोला, जी बॉस मैं पता लगता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुबह का वक्त मेहरा मैंशन को इस वक्त डेकोरेट किया जा रहा था क्योंकि शाम को पार्टी थी। वहीं हॉल में सब बैठे हुए थे और शाम की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि आज उनके साथ साथ सेठी फैमिली के भी बिजनेस एसोसिएट आने वाले थे। वहीं तभी एक मेड आकर बोली, सर क्या हम प्रिया मैम को अब रूम से निकाल दे? वो सुबह भी बहुत बार दरवाजे पर नॉक कर चुके हैं। उस मेड की बात सुनकर सबको अब याद आया कि कल सुबह से प्रिया रूम में है। समीर ने उसे एक दिन रूम में भूखा रहने का पनिशमेंट दिया है। समीर उसे देखते हुए बोला, ठीक है जाओ उसे रूम से निकाल दो। इतना कहकर वो फिर से मेल्स चेक करने लगा। बाकी सब भी अपना अपना काम करने लगे जैसे प्रिया से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। चैप्टर 157 ईशानी की रुड सरकास्टिक बातें, सबकी आंखों में आंसू। वहीं समीर के कहने के बाद वो मैड वहां से प्रिया की रूम की तरफ चली गई। उन सब लोगों को इतना रिलैक्स देखकर दादाजी और दादी माँ के साथ साथ ईशानी भी थोड़ी हैरान थी। नंदिनी ईशानी की कान में बोली, इन लोगों को हो क्या गया है? उनकी मोम की गुड़िया बिना खाए पिए कल से रूम है और इन्हें याद भी नहीं है, और अभी भी उसके केयर करने की या खाना खिलाओ कहने की जगह ये लोग तो आराम से बैठे हुए हैं। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर से अपने फ़ोन में मेल चेक करने लगी। वहीं एक मेड जो कल ही आई थी, वो साइड में खड़ी फ्लावर बास साफ कर रही थी, पर बीच बीच में वो अजीब नज़रों से सबको देख रही थी। वहीं ईशानी को जब अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने अपना सिर घुमाकर उस मेड की तरफ देखा। ईशानी की आंखें इस वक्त बहुत कोल्ड थी। जैसे जी उस मेड की नज़र ईशानी की नज़र से मिली, वो मेड डर से कांप गई। उसकी हाथ से वो कपड़ा छूटकर नीचे गिर गया जिससे वो फ्लावर बास को साफ कर रही थी। ईशानी की आंखों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उसकी अंदर तक झांक रही है। उसने जल्दी से ईशानी पर से अपनी नज़रें हटा लिया और हड़बड़ाकर नीचे पड़े कपड़े को उठाने लगी। ईशानी को उस मेड में कुछ गड़बड़ लग रही थी और उसकी नज़र में पहले कुछ तो था जो उसे देखने के बाद डर में बदल गया था। वहीं ईशानी को उस मेड की तरफ देखता पाकर दादी माँ बोली, क्या हुआ बच्चा, तुम उसकी तरफ क्यों देख रही हो? दादी माँ की बात सुनकर ईशानी बोली, कुछ नहीं दादी माँ, बस इसे मैं पहली बार देख रही हूँ। उसकी बात सुनकर दादी माँ बोली, हाँ बेटा ये कल ही नई आई है। पहले जो मैड थी उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो उसने अपनी बहन को भेज दिया है। इसका नाम कांता है। वैसे भी आज रात को पार्टी है, बहुत सारी अरेंजमेंट होना है और बहुत काम भी बाकी है, इसलिए उसकी कहने पर हमने इसे काम पर रख लिया। अपनी दादी माँ की बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो उस मेड को गौर से देखने लगी जो अब अपने काम पर लगी हुई थी। तभी दर्शित आकर बोला, पर दादी माँ आपको पहले चेक तो कर लेना चाहिए था ना रखने से पहले। उसकी बात सुनकर दादी माँ बोली, हमने पता किया है, ये कांता उस मेड की बहन। मेड तो काफ़ी सालों से हमारे घर में काम करती थी तो भला वो झूठ क्यों बोलेगी? अपनी दादी माँ की बात सुनकर दर्शित ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसे भी दादी माँ की बात सही लग रही थी। वहीं ईशानी ने किसी को मैसेज किया, फिर आपने मेल चेक करने लगी। वहीं आरती जी ने सुकेत जी को कुछ इशारा किया तो सुकेत जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी आरती जी ईशानी को देखकर थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली,
ईशानी बेटा, आज की पार्टी के लिए हमने तुम्हारे लिए एक ड्रेस लिया है, क्या तुम उसे पहनोई? प्लीज़ बेटा एक बार देख लो। पिछली बार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही ड्रेस लेने के लिए जाने को हुई, ईशानी की आवाज़ आई, मिसेस मेहरा, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे आपकी लाई हुई ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा अगर आप ये सब अपनी बेटी प्रिया के लिए करें, मेरे लिए नहीं। ईशानी की बात सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वो ड्रेस उन्होंने और सुकेत जी ने कल खुद जाकर लिया था, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर ले। वहीं सुकेत जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो ईशानी की तरफ देखकर बोले, बेटा एक बार ड्रेस देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम मत पहनना। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि ईशानी मान जाएगी, पर ईशानी उनकी उम्मीद को तोड़ते हुए एक सरकास्टिक हंसी के साथ बोली, मिस्टर मेहरा, आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी कि मैं जो आप और मिसेस मेहरा ने मेरे लिए ड्रेस ले लिया। जितना मुझे याद है आप तो मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतने जेनेरियस हो रहे हैं? वेट, कहीं ये ड्रेस आपकी प्यारी बेटी प्रिया की पुरानी ड्रेस तो नहीं है, जिसे वो एक बार पहनकर फेंक देती हैं? कहीं आप वो फिर से उस फेंकी हुई ड्रेस को उठाकर तो मुझे नहीं दे रहे हैं ना? कहीं आप पहले की तरह अपनी बेटी की पुरानी ड्रेस देकर मुझ पर एहसान जताने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं ना मिस्टर एंड मिसेस मेहरा? ईशानी की बात सुनकर सुकेत जी का मन भारी हो गया, वहीं आरती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर, दर्शित, रिहान और अयान की आंखों में भी आंसू आ गए। सच में उन सब ने अपनी बहन को नेग्लेक्ट करके उसे कितना दर्द दिया है। सबको याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने ईशानी पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया था कि वो क्या खा रही है, क्या पहन रही है, और कैसे प्रिया ने अपनी सारी पुरानी ड्रेस ही ईशानी को दे दिया था। जिस दी को पहनने में ईशानी कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो अपने साथ लाई हुई नॉर्मल दी पहनती थी, वरना दादाजी की दिए हुए पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सस्ती सीधी खरीद कर पहन लेती थी। ये सब सोचकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन सब ने जो किया था, इस पर ईशानी का उन पर विश्वास न करना और ऐसे बोलना तो लाजमी था। आरती रोते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये कोई पुरानी ड्रेस नहीं है, ये ड्रेस हमने कल ही आपके लिए लिया था। आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हम मानते हैं कि पास्ट में हम सब ने बहुत सारी गलतियां की है, जिस वजह से आप हम नफरत करती है और नाराज भी है। हम आपसे अपनी सारी गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। आप चाहे तो हमें जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, पर प्लीज़ अब हमें भी माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर आरती जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और आंसू भरी आंखों से ईशानी की तरफ देखने लगे। वहीं सुकेत जी भी आगे आकर बोले, हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारी पिता कहलाने की लायक नहीं हूँ, जिसने कभी अपनी खुद की बच्ची को भी प्यार ने दे पाया। तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, पर एक बार के लिए ही सही, पर हमें माफ़ कर दो। वहीं ईशानी बिना इमोशन के उन सबको देख रही थी, पर उसके अंदर उथल पुथल मचा हुआ था। तभी समीर भी आगे आकर बोला, हाँ बच्चा, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जानता हूँ जो हमसा ने किया है उसकी शायद ही हमें माफ़ी मिलेगी, पर तुम जो चाहे हमें सजा दे सकती हो। कम से कम तुम्हारी नफ़रत हमारे लिए थोड़ी कम तो होगी, पर तुम्हारी ये बेरुखी अब हमसे सही नहीं जा रही है बच्चा। वहीं उन सब की बात सुनकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर भी ईशानी इमोशनलेस खड़ी थी, पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अगर ये पिछली जिंदगी होता तो शायद वो उन सबको माफ़ कर भी देती, पर इस बार वो उन सबको कैसे माफ़ करती? वो एक पूरी जिंदगी जी कर आई थी। उस जिंदगी में 8 साल तक वो इन सब के प्यार के लिए तड़पी थी। उसका क्या वो 8 साल और इस जिंदगी की 2 साल वो यूं ही भूल जाए और इन सबको माफ़ कर दे? ईशानी ने उन सबको देख फिर बोली, आप सबको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। उनकी मन में एक उम्मीद जागी कि शायद ईशानी उन्हें माफ़ कर दे। पर अगले ही पल ईशानी उन सब की उम्मीद को तोड़ते हुए बोली, नाराज और गुस्सा अपनों से होते हैं और आप सब मेरी कुछ नहीं लगते। फिर मन ही मन बोली, पर सजा तो आप सबको भी मिलेगी, आप भी उसी तरह तड़पेंगे जैसे मैं तड़पी थी। इतना सोचकर वो वहां से चली गई। वहीं नंदिनी भी उसके साथ चली गई। वो जानती थी चाहे ईशानी दिखाए या ना दिखाए,
पर आज वो जितनी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, पहले वो अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। भला कोई बेटी अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप भाई को किसी और को इतना प्यार करते हुए देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वहीं उन दोनों के जाने के बाद भी बस अब वहीं थे। दादाजी और दादी माँ की आंखें भी नम हो गई थी। उनकी बच्ची ने इस घर में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। दादाजी और दादी माँ अब भी चुप थे। दादाजी सबकी तरफ देखकर बोले, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पता है कि तुम सबने कितनी सारी गलतियां की है, पर मुझे नहीं लगता मेरी पोती तुम सबको माफ़ करेगी। तभी दादी माँ समीर को देखकर मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोली, तुमने क्या कहा कि उसकी बेरुखी तुम सबसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? तुम सबसे कुछ दिन ही उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ज़रा सोचो, उसने तो सालों तक तुम सबकी बेरुखी बर्दाश्त किया है। तुम लोग जब उसके सामने ही उसे इग्नोर करके उसके सामने ही अपनी उस कचरे जैसी बेटी को प्यार करते थे, तो क्या तुम सब ने एक बार भी उसके बारे में सोचा था कि उसे कैसे लगेगी, उसे कितना दुख होगा आपने ही फैमिली को किसी और को प्यार करते हुए देखकर? दादाजी और दादी माँ की बात सुनकर उन सब की आंखों से आंसू बहने लगा। तभी अयान मायूसी से बोला, पर दादाजी दादी माँ, ईशानी ने तो दर्शित भाई को माफ़ कर दिया है ना, तो वो हम सबको माफ़ क्यों नहीं कर सकती? मैं उसकी माफ़ी के लिए वो जो कहे करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर दर्शित उसे देखने लगा। वो नहीं जानता था कि ईशानी ने उसे ही क्यों माफ़ कर दिया, पर कुछ भी हो वो अपनी बहन के साथ बहुत खुश था। तभी दादाजी बोले, दर्शित चाहे कुछ भी हो, पर उसने कभी भी ईशानी को कोई तकलीफ नहीं दी थी, और ना ही उसने कभी ईशानी को तुम लोगों की तरह परेशान किया था, ना ही तुम लोगों की तरह उसने कभी प्रिया के साथ ईशानी की कंपेयर करके उसकी बेइज्जती किया था। तभी दादी माँ भी बोली, मुझे तो लगता है तुम सब में मेरा पोता दर्शित ही थोड़ा समझदार है। दर्शित चुप रहता था, शायद इसलिए ईशानी सिर्फ उस पर गुस्सा थी, जो वक्त के साथ खत्म हो गई। तो तुम लोग ही बताओ कि वो तुम लोगों को माफ़ क्यों करेगी? इतना कहकर वो उन सब की तरफ देखने लगी, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। काश वो उस वक्त ईशानी से प्यार से बात करते, उसे अपनापन देते, तो आज बात कुछ और ही होता। इतना कहकर दादाजी और दादी माँ वहां से चले गए। वहीं आरती जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सुकेत जी के दिल में भी दर्द हो रहा था, पर वो आरती जो को संभालते हुए बोले, खुद को संभालिए आरती, हमारी बेटी हमसे नफरत करती है, पर हमें उस नफरत को कम करना है, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर आरती जी अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या करे सुकेत जी, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमसे ये सहा नहीं जा रहा है कि हमारी बेटी हमसे इतनी नफरत करती है। हम मानते हैं हमारी गलती है, पर वो हमें सजा क्यों नहीं दे रही है? शायद उसकी नफरत कम हो जाए। समीर और रिहान, अयान को भी आरती जी को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। दर्शित को भी अपनी मोम को रोते देख बुरा लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उन सबकी कर्मों का फल ही उन्हें मिल रहा था। समीर आरती जी के पास जाकर बोला, मोम आप इस तरह मत रोइए, देखना एक दिन ईशानी हम सबको भी माफ़ कर देगी, उसकी नफ़रत हम सब के लिए एक ना एक दिन ख़त्म जरूर हो जाएगी। इसकी बात सुनकर आरती जी बोली, हम उसकी नफ़रत जायज़ है। जब वो यहाँ थी तब उसने मुझे आपने बर्थडे पर एक साड़ी दी थी, पर मैंने क्या किया, उसकी प्यार से दी हुई साड़ी को मैंने सस्ती साड़ी कहकर रख दिया। मैंने कभी नहीं पहना था उसे, इस बार मैंने पहना था, इस आस में कि ईशानी मुझे एक बार देखेगी और उसकी गुस्सा थोड़ा तो कम होगा, पर उसने मुझे एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। और आज मुझे समझ आ रहा है कि जब कोई आपको प्यार से कुछ दे तो ना लेने से कैसा फील होता है। मेरी बच्ची को भी उस वक्त ठीक ऐसा ही फील हुआ होगा, जैसा आज मुझे फील हो रहा है उसकी ड्रेस ना लेने पर। उनकी बात सुनकर सबको बुरा लग रहा था, सबके दिल में दर्द हो रहा था। चैप्टर 158, प्रिया की गुस्सा, नफरत और नाटक। आरती जी को आज एहसास हो रहा था कि जब कोई अपना आप को ठुकरा दे तो कैसा लगता है। वहीं प्रिया सीढ़ियों पर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त जलन, गुस्सा और नफरत सब कुछ भर गई थी। वो कल से भूखी प्यासी रूम में बंद थी, पर किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। यहाँ पर तो सब ईशानी की बारे में बात करने में लगे हुए हैं। क्या ये सब उसे पूरी तरह से आउटलाइन करना चाहते हैं? क्या अब वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ ईशानी ही है?
उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उससे इस बार सब कुछ छीन रही है। जो परिवार कल तक उसे इतना प्यार करता था, आज वो उसके बारे में ख्याल भी नहीं रखते। उसे रूम में बंद रख के सब एंगेजमेंट की तैयारी में लगे हुए थे और अब ईशानी के लिए रो रहे हैं। जब मेड ने डोर खोला तो प्रिया जल्दी जाकर फ्रेश हो गई। कल से बिना खाए पिए उसकी हालत खराब हो रही थी, उसे चक्कर सा आ रहा था, पर फिर भी वो फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। उसे लगा था उसे देखते ही आरती जी उसे गले लगा लेगी और अपने हाथ से खाना खिलाएगी, पर यहाँ तो सब ईशानी के बारे में बात करने में लगे हुए थे। क्या वो सब उसके बारे में भूल गए? क्या किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है कि वो कल से भूखी प्यासी इस रूम में बंद है? प्रिया इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से में उसकी मुठियाँ कसी हुई थी, उसकी नाखून उसकी स्किन में घुस रही थी, पर प्रिया को इस वक्त उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। वो वहाँ से गुस्से में फिर से अपनी रूम की तरफ चली गई, पर किसी की भी नज़र उस पर नहीं गई, सब नीचे ही थे। वहीं वो मेड कांता ये सब छुप छुप कर देख रही थी। वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई और अपनी कमर से उसने एक छोटा सा फ़ोन निकाला और किसी को कुछ टाइप करके मैसेज सेंड कर दिया और फिर अपने काम में लग गई। पर उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। ये कोई और नहीं ईशानी थी जो अपनी लैपटॉप में ये सब देख रही थी। उसने उस मिनी कैमरा को एक्सेस कर लिया था जो किचन में कुछ दिन पहले ही लगा। ऐसे भी बाकी जगह की सीसीटीवी की एक्सेस थी उसके पास। वो जब चाहे इस मेहरा मैंशन में क्या हो रहा है वो देख सकती थी। उस मेड को छुपते हुए ऐसे चोर की तरह किचन में जाकर किसी को मैसेज करते हुए देखकर ईशानी की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो डेविल स्माइल करते हुए बोली, ये जिसका भी मोहरा है, बहुत कमज़ोर मोहरा है। इतना कहकर वो उस मेड की एक्टिविटी को नोटिस करने लगी। तभी उसकी नज़र उस मेड की हाथ पर बने टैटू पर गई, पर वो टैटू ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नंदिनी जो उसके पास बैठी थी, वो ईशानी को देखते हुए बोली, इस मेड में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वरना ये ऐसी छुपते हुए किसी को मैसेज क्यों करती, और ये फ़ोन आजकल कौन यूज़ करता है? फिर ईशानी को देखते हुए बोली, पर तुम्हें उस पर शक कब हुआ? उसकी बात सुनकर ईशानी बोली, जो दूसरों पर नज़र रखते हैं उन्हें खुद पर भी नज़र रखनी चाहिए, कि कहीं उसे नज़र रखते हुए कोई देख तो नहीं रहा है। शक तो मुझे तभी हो गया था जब ये सबको गौर से देख रही थी, खास करके मुझे वो बहुत देर तक देख रही थी और जैसे वो काम कर रही थी ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल है। वो बार बार गलती कर रही थी और उसकी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज एक आम लड़की की तरह नहीं है, बल्कि एक फाइटर की तरह है, जो ज़्यादातर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा होते हैं उनकी तरह। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस किया है, वो बहुत स्लो है काम में और उसकी पोस्चर मुझे भी तुम्हारी फीमेल बॉडीगार्ड की तरह लगी। बट ये इतनी काबिल भी नहीं है कि तुम्हारी फीमेल बॉडीगार्ड को हरा सके। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं महाजन मैंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। मोहिनी थोड़ा टेंशन में अपने पति राकेश जी को देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आज समीर की एंगेजमेंट है, आज सबके सामने मेहरा फैमिली ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि प्रिया और राहुल मंगेतर है। उनकी बात सुनकर रोमिका बोली, हाँ डैड, मोम ठीक कह रही है, आज बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट आने वाले हैं। आज अगर अनाउंस हो गया तो फिर सबको कंफर्म हो जाएगा कि राहुल और प्रिया की शादी होने वाली है, तब हम सब क्या करेंगे? उन दोनों की बात सुनकर राकेश जी गुस्से से बोले, चुप रहो तुम दोनों बेवकूफ़। अगर तुम दोनों और राहुल शुरू से ईशानी के साथ अच्छे से प्यार से बिहेव करते तो आज शायद कुछ हो सकता था। उस वक्त भी हमारे पास चांस था जब ईशानी लौट आई थी। उस दिन अगर तुम दोनों और ये नायक ईशानी की इंसल्ट ने करते, अच्छे से बात करते तो ईशानी से राहुल की शादी ना सही पर उसके थ्रू कुछ अच्छे कनेक्शन तो बन जाते या बिजनेस डील तो मिल जाता। इतना कहकर वो चुप होकर बैठ गए। वहीं राहुल का तो सिर दर्द करने लगा था। इन सब की बातें सुन सुनकर उसका दिमाग फटने वाला था। ऊपर से प्रिया भी इन दिनों उसे बहुत बार कॉल कर रही थी, पर उसे अब तो बिल्कुल भी प्रिया से शादी नहीं करना था। पहले वो प्रिया से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि प्रिया मेहरा फैमिली की बेटी है, तो उसे बहुत प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिससे आगे चलकर महाजन फैमिली की बिजनेस और भी स्ट्रांग होता।
पर अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि प्रिया सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। फिर भी मेहरा फैमिली उसे कुछ शेयर्स दे रहे हैं, बस उतना ही काफ़ी है। आगे शायद मेहरा फैमिली से उन्हें बिजनेस में ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिलने वाला था। ऊपर से जब से उसने ईशान का बदला हुआ रूप देखा था, तब से उसे बस ईशानी का ही ख्याल आ रहा था। अभी तो वो ये सोचकर पछता रहा था कि अगर जब ईशानी पहले आई थी, उस वक्त अगर वो उसे चूज करता और उसके साथ रिलेशन में आ जाता तो आज उसके पास ईशानी भी होती और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी। वहीं राकेश जी की बात सुनकर मोहिनी जी बोली, पर हमें तो लगता था कि ईशानी मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है और प्रिया ही उनकी इकलौती बायोलॉजिकल बेटी है। पर हमें कहाँ पता था कि प्रिया सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। उन लोगों ने भी तो हमें कभी नहीं बताया कि ईशानी ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। जब हम पहले उनके घर जाते थे तब तो ईशानी घर में आ गई थी, तब भी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था। और सुकेत जी और आरती जी भी तो ईशानी से हमें नहीं मिलाते थे, तो हमें कहाँ से पता चलता कि वो ही असली बेटी है। उनकी बात सुनकर रोमिका बोली, मोम ठीक कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने जानबूझकर हम सबसे सच छुपाया था, ताकि उनकी गोद ली हुई बेटी प्रिया के साथ राहुल भाई की शादी हो जाए। रोमिका की बात मोहिनी जी को भी सही लग रहा था। आखिरकार दोनों माँ और बेटी बेल बुद्धि जो थे, इसलिए मोहिनी जी भी हाँ में सिर हिलाकर बोली, रोमी बिकलुक ठीक कह रही है, जरूर उन सब ने ये सच हमसे जानबूझकर छुपाया है। तभी राहुल बोला, मुझे अब उस प्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये मंगेतर वाला जो रिश्ता है उसे भी तोड़ दीजिए। आज मैं नहीं जाने वाला उस पार्टी में। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा और किसी को कुछ बोलने का मौका दिए बिना वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राकेश जी गुस्से से बोले, हम अभी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते क्योंकि अभी हमारे बिजनेस में काफ़ी लॉस हो रहा है, इसलिए हमें कनेक्शन की ज़रूरत है। अगर अभी आज ही हमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो नुकसान हमें ही होगा, इसलिए सब शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार रहना। एक बार बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद राहुल प्रिया से सगाई तोड़ दे या करे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वो भी वहां से चले गए। मोहिनी जी और रोमिका को भी उनकी बात सही लगी। तभी मोहिनी जी बोली, राहुल की शादी ईशानी से नहीं हुई, पर ईशानी के साथ तो कितने बड़े बड़े फैमिली जुड़े हुए हैं और उनमें से तो लोग पार्टी के दिन भी आए थे। शायद वो सब आज के पार्टी में भी आएंगे। उनकी बात सुनकर रमीज बोली, हाँ वो सब इंडिया की टॉप बिजनेस फैमिली की बारिश है। इतना कहकर वो शर्माने लगी। तभी मोहिनी जी बोली, अगर तुमने रायजादा फैमिली या सहगल फैमिली में से किसी फैमिली की बेटों को इम्प्रेस कर दिया, तो फिर हमें उस प्रिया को झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बात सुनकर रोमिका बोली, पर वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी बोली, आज वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। एक मर्द हमेशा एक लड़की की खूबसूरती और मासूमियत से ही प्यार में पड़ते हैं। अपनी मोम की बात सुनकर रोमिका अभी से एक्साइटेड हो गई। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन, आज पार्टी था जिस वजह से सब घर में ही थे, सिर्फ सुकेत जी ही ऑफिस गए थे। प्रिया अपने आप को थी करके नीचे आ गई और समीर को देखकर खुश होने का नाटक करते हुए बोली, भाई मैं बहुत खुश हूं कि आज आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। उसकी बात सुनकर सारे लोग और मेघ भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि क्या कल समीर ने जो प्रिया को पनिशमेंट दिया था, उस वजह से प्रिया को इस वक्त गुस्सा नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ तो प्रिया समीर से खुशी से बात कर रही है। वहीं नंदिनी जो पानी पी रही थी उसकी गले में ही अटक गई। वो खांसने लगी तो ईशानी जल्दी से उसकी सिर को सहलाने लगी। नंदिनी की खांसी तो रुक गई, पर वो अभी भी प्रिया को इतने शांति से समीर से बात करता देख हैरान थी। वहीं समीर की आंखें छोटी हो गई, उसे प्रिया की आंखों में इस वक्त सच्ची खुशी नजर आ रहा था। समीर प्रिया को देखकर बोला, क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम्हें इस बात का गुस्सा नहीं है कि मैंने तुम्हें कल से रूम में भूखे प्यासे रहने का पनिशमेंट दिया था? उसकी बात सुनकर प्रिया अपनी चेहरे पर थोड़ी उदासी लाकर मासूम बनते हुए बोली, भाई मैं थोड़ी नाराज तो थी, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उस वक्त गलत थी और मेरी वजह से आप सब ने ईशानी को गलत समझा था, तो मुझे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए।
फिर ईशानी की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू ला बोली, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ ईशानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर ईशानी उसकी आंखें पढ़ सकती थी और उसे ये अच्छे से पता था कि ये प्रिया की नाटक है।